भारत के उस भाग को दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है जहां द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग कई बार मौर्यों, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन रहा है। मूल रूप से जो छोड़ दिया गया था वो केरल और दक्षिणी तमिलनाडु है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तर भारत की तरह इन साम्राज्यों का विस्तार दक्षिण भारत में क्यों नहीं हो पाया। हम जब भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो भारत में हुए विदेशी आक्रमण, शासकों, मानचित्रों में हुए परिवर्तन आदि के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में घटी ज्यादा घटनाएं न तो पढ़ी गई है और न ही सुनी गई है। इसी प्रकार जब मौर्य साम्राज्य या मुगल सम्राटों का नक्शा देखते हैं तो तमिलनाडु और केरल को इन नक्शों का हिस्सा नहीं दिखते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या कभी आपने सोचा है? मौर्य साम्राज्य अब तक का सबसे विशाल भारतीय साम्राज्य रहा है और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर की थी। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी तरफ मुगल सल्तनत भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1576 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर की थी। इसके अलावा 1674 ईस्वी में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन वह भी दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाए थे जहां द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग कई बार मौर्यों, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन रहा है। मूल रूप से जो छोड़ दिया गया था वो केरल और दक्षिणी तमिलनाडु है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तर भारत की तरह इन साम्राज्यों का विस्तार दक्षिण भारत में क्यों नहीं हो पाया। बिंदुसार, अशोक के पिता के तहत मौर्य साम्राज्य का इलमकेतकेनी संगम युग चोल राजा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, इसीलिए बिंदुसार और चोल राजा के बीच इस गठबंधन की वजह से दक्षिण भारत में राज्य विस्तार का निर्माण न हो सका। मौर्य साम्राज्य के शासक ग्रीक उत्तराधिकारी को अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के रूप में मानते थे। इस कारण चंद्रगुप्त और उनके पुत्र बिंदुसार पश्चिम की ओर विस्तार पर ज्यादा इच्छुक थे, यहाँ तक कि प्रसिद्ध कलिंग साम्राज्य भी अनछुए रह गए थे। 600 BC 300 BC में 16 महाजनपदों की वृद्धि और गिरावट देखी गई थी। इन 16 प्रमुख राजवंश राज्य में से मौर्य साम्राज्य एक था। ये सभी गंगा के मैदान में स्थित थे, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। मौर्य साम्राज्य और इन अन्य राजवंशों में एक दूसरे को हराने की होड़ लगी हुई थी। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि संगम युग तमिल राजवंशों, केरल या चेरा राजवंश में से कोई भी इन 16 महाजनपदों में नहीं थे। भूगोलिक स्थिति भी एक कारण हो सकता है। मध्य भारत में बहुत घना दंडकारण्य वन था और किसी भी आक्रमणकारी सेना को विंध्याओं को पार करने के लिए इन वनों का सामना करना पड़ता था, तभी वह दक्षिणी मैदानों में पहुंच सकता था, जो कि संभवतः मुश्किल था। यदि आप औरंगजेब के समय में भारत को देखते हैं तो दक्षिण भारत का ज्यादातर हिस्सा मुगल साम्राज्य का हिस्सा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी तमिलनाडु सभी मूल रूप से जो छोड़ दिया गया था वो केरल और दक्षिणी तमिलनाडु है। मुगलों के मामले में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रत्येक मुगल सम्राट ने आगे दक्षिण में साम्राज्य का विस्तार किया और औरंगजेब के समय में ये लगभग दक्षिणी सिरे तक बढ़ गए थे। यदि औरंगजेब को अपने दक्षिणी विजय अभियान पर ध्यान देने की अनुमति दी गई होती और यदि उनके उत्तराधिकारी भी आधे से ज्यादा शक्तिशाली होते तो वे अच्छी तरह से दक्षिणी कन्याकुमारी तक विजय प्राप्त कर सकते थे। औरंगजेब ने मराठा संघाधिकार के तहत युद्ध किया, जिसे उनके शासन के 40 वर्षों की लागत से समाप्त किया गया। उसके खजाने का दिवालिया हो गया। इससे मुगल और मराठों दोनों की ही शक्ति नष्ट हो गई, अर्थात औरंगजेब ने अपने पीछे एक ऐसे साम्राज्य को छोड़ा जो बहुत कमजोर था और बाद में तुरंत गिर गया। एक कारण भारत के दक्षिणी सिरे पर विजय न प्राप्त करने का अत्यधिक दूरी का होना भी था। प्राचीन साम्राज्यों पर उत्तर से शासन किया जाता था, जैसे कि मौर्य ने पाटलिपुत्र से शासन किया, आगरा और दिल्ली से मुगलों ने। भारत एक बड़ा देश है और प्राचीन काल में ये दूरी बहुत अधिक थी। यदि आप दिल्ली से शासन कर रहे हैं तो अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सभी भारत के दक्षिणी सिरे से ज़्यादा करीब हैं। हम अक्सर भारत के आकार को कम करके देखते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि त्रिवेंद्रम से दिल्ली या पटना के बीच की दूरी लंदन और मॉस्को के बीच की दूरी से अधिक है। आधुनिक समय से पहले 2500 किलोमीटर दूर एक जगह को नियंत्रित करना आसान नहीं था और यहाँ तक कि आधुनिक समय में भी केवल नौसेना दूर क्षेत्रों को ही नियंत्रण किया जा सकता है। दूरी के अलावा केरल में भी भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ा कारण था, जैसे कि यहाँ मैंगलोर, कन्याकुमारी और पलक्कड़ पास के पास छोटे अंतराल के अलावा पश्चिमी घाटों द्वारा संरक्षित है। यदि भारत में ब्रिटिश आक्रमण को देखें तो उनको अंदाजा था कि केरल पर हमला करने का एकमात्र आसान रास्ता समुद्री मार्ग था और यही कारण है कि ब्रिटिश इस पर कब्जा करने वाली पहली बाहरी शक्ति थी। दक्षिण तमिलनाडु के मामले में यहाँ पर बहुत सारे सूखे क्षेत्र जैसे रामनाथपुरम जिला हैं। यह आक्रमणकारियों के लिए बहुत उपयोगी नहीं था। भारत में इससे कहीं ज़्यादा बेहतर भूमि वाले कई क्षेत्र थे। मौर्य के बाद कलिंग शासकों ने अपनी आधुनिक राजधानी उड़ीसा को बनाया।
उनके राजा खारवेल के तहत साम्राज्य का विस्तार काफी दूर तक दक्षिण में हुआ। वहां राष्ट्रकूट भी थे, जिनके शुरुआती स्रोत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश या राजपुताना राजस्थान से हो सकते हैं। उनका राज्य दक्षिण में विस्तारित हुआ। इस लेख से पता चल गया है कि क्यों मौर्य, मुगल या मराठा दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। YouTube चैनल ABP विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।